हेलो फोक्स। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शेयर शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेन, शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। मैं स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स चूज कर रहा हूँ जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है इनिशियली स्टार्ट होने में। बाद में वो लोग जब फर्दर स्टडी करते हैं, अगर वो क्लैरिटी नहीं रहते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। बाद में जैसे रिक्वायरमेंट होगा या आप लोगों का जैसे डिमांड्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। 11 ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स के लिए देख सकते हैं, और इंजीनियरिंग के लिए स्ट्रेंथ मटेरियल्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड अदर्स। सिविल के कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे और मैकेनिकल के कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू आप लोग कैसे डिमांड रखते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यही जेई ये सब के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप लोग इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं तो। और अगर आप नीट जेई प्रिपरेशन के हैं तो आप लोगों को फायदा हो सकता है। फिजिक्स के लिए मैं चैप्टर से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जैसा होगा आप लोग बताएं। तो हम लोग स्टार्ट करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक शेयर। तो जैसे कि शेयर हम लोग लोड वाले चैप्टर्स में पढ़े थे कि शेयर बोलते किसको हैं। तो शेयर बेसिकली एक कटिंग टेंडेंसी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ तो शेयर हम लोग बोल सकते हैं कि कटिंग टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। इज इज अ कटिंग टेंडेंसी। और ये कटिंग टेंडेंसी कब आता है? जब किसी एक सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे अगर यहाँ से अगर सेम लाइन ऑफ फोर्स पे दूसरा फोर्स लगाते हैं जो कि इस डायरेक्शन में होगा क्या, तो ये अगर सेम लाइन पे आया, लाइन ऑफ एक्शन पे, तो ये बॉडी को कंप्रेस करेगा। ओके। अगर यही बॉडी जो है, और ये बॉडी अगर लाइन ऑफ एक्शन की अगर हम फोर्स लगाएं, हाँ इधर लगा चुके हैं, इधर हम लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, बॉडी को बाहर की तरफ खींचने का कोशिश करेगा दोनों साइड से। ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो इसको टेंशन बोले, कंप्रेशन हो गया, कंप्रेस, ION, ये कंप्रेशन हो गया, ये टेंशन इसको बोल देंगे। और ये फोर्स हो जाएगी हमारे जो दूसरी साइड इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं हम लोग। ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट क्यों लगाते हैं? इक्वल एंड अपोजिट लगाने का रीजन ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग इधर फोर्स हम लोग 10 न्यूटन के लगाते हैं और इस साइड हम लोग 8 न्यूटन के लगाते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। ठीक है। ये 2 न्यूटन से। तो यहाँ पे हमारे जो इसमें टेंसाइल या फिर हाँ यहाँ टेंसाइल होगा, तो टेंसाइल यहाँ पे लगेगा नहीं, बल्कि ये ऑब्जेक्ट 2 न्यूटन के फोर्स से मूव करना स्टार्ट करेगा। मतलब 2 न्यूटन फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसमें फोर्सेस का जो टेंसाइल कंप्रेशन वाला है वो उतना अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट नहीं करेगा मतलब फिर कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग इक्वल चाहिए होगा, तो इक्वल हम लोग 10 ही लगाएंगे तब इसमें टेंसाइल लगेगा। और कंप्रेशन का बात करें तो यहाँ पे 10 न्यूटन लगाएंगे तो कंप्रेशन होगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शेयर पढ़ रहे थे। ठीक है। तो ये वाले ऑब्जेक्ट में शेयर हो गए। अब क्या होता है, कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है।
सेम ऑब्जेक्ट, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस पे हम लोग फोर्स टेंसाइल और कंप्रेशन लगाते हैं जो कि थोड़ा अलग, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन के अलग हो। तो क्या करेगा ये बॉडी को, ये वाला बॉडी को इस तरफ पुश करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ से इस वाले बॉडी को कुछ ऐसा पुश करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ दिख जाएगा। तो ये ऐसा कुछ होगा, बॉडी हमारा ऐसा डिफॉर्म करने लगेगा। तो ये डिफॉर्मिंग टेंडेंसी को एक तरह से शेयर बोलते हैं, ठीक है। फोर्स लगा है यहाँ पे फोर्स लगा है, तो ये डिफॉर्मिंग टेंडेंसी को शेयर बोलते हैं। शेयर को एक और भी तरीके से हम लोग समझते हैं, जो कार्ड होते हैं हमारे पास, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो एक डेक में कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कार्ड्स का अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो। ऊपर से फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, अगर नीचे हम लोग के पास कुछ जैसे कि हम लोग फोर्स ऐसे लगाते हैं, दो फोर्स लगता है, फिर ऐसे और ऐसे। तो ये जो कंपोनेंट है जो कि इस सरफेस के पैरेलल लगते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर shear। और ये वाली जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस ऑब्जेक्ट को नीचे वाले पे नॉर्मल फोर्स लगे, ताकि वो नीचे वाले एक तरह से फिक्स्ड की तरह काम करे, जो कि फर्दर इसको, अगर ये इस साइड मूव कर रहा है तो ये फोर्स इस साइड लगाएगा, और इस साइड मूव करेगा तो ये फोर्स इस साइड लगाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर फोर्स, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसी को अगर हम लोग देखें तो रोटेट कैसे होगा, अगर इसको रोटेट करके देखें तो ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट, वो इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो शेयर में हम लोग क्या पढ़े कि जो फोर्स ऑफ एक्शन है, जो हमारा फोर्स ऑफ एक्शन है उसके अलोंग नहीं लगके थोड़ा आजू बाजू लगता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है शेयर के लिए। तो एक तरह से इसको, ठीक है, शेयर हम लोग समझ गए। तो शेयर हम लोग का क्या हो गया, कटिंग टेंडेंसी, हाँ। कटिंग टेंडेंसी इसलिए भी हम लोग बोलते हैं कि एक टाइम पे क्या आएगा, ये वाला फर्दर ज्यादा मूव कर गया और ये वाला फर्दर ज्यादा मूव कर गया। तो अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का बात करें, मान लो कि एक जॉइंट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, पहला ये मॉलिक्यूल, ये दूसरा ये मॉलिक्यूल इस सरफेस का, ठीक है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से हम लोग देखते हैं, चलो तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स वाला केसेस क्या आते हैं। मान लो कि एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इससे फोर्स इस साइड लगा और इससे फोर्स इस साइड लगा, तो जो हमारा मॉलिक्यूल्स है इसके अबाउट शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि ये, इसको जूम इन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस वाले को जूम इन करके देखते हैं। तो ये अपर लेयर हो गया, ये
लोअर लेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स इससे बॉन्ड बनाए रहते हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल इसके बॉन्ड बनाए, यहाँ का एटम बोल सकते हो, मॉलिक्यूल बोल सकते हो, एलिमेंट बोल सकते हो, इससे जॉइंट बनाया हुआ है ऐसे। ऐसे ये एटॉमिक लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जॉइंट हमारा ऐसा मिला। ठीक है, अब ये फोर्स ऊपर लग रहा है और ये फोर्स नीचे लग रहा है, तो रिजल्टेड में एक ये फोर्स हम लोग कह सकते हैं ये ऊपर लग रहा है और ये रिजल्ट नीचे लग रहा है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा है फोर्स ऐसा होने लगेगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसा। ठीक है, तो फर्दर इसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो जब तक ये टूटे नहीं तब तक हम लोग फोर्स लगाते हैं, तब तो ठीक है। और हम लोग बियॉन्ड इसके फोर्स इतने लगा देते हैं ताकि ये टूट ही जाए, तो क्या होता है, ये बॉन्ड्स ब्रेक्स होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नीचे वाला लेयर है, नीचे वाला लेयर ऐसे हो गया और ऊपर का लेयर ऐसे हो गया। ठीक है, ये खाली हो जाता है और ये फर्दर नीचे वाला खाली हो जाता है। वो होता ये है, अगर सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ जो जॉइंट थे, ठीक है, सारे अगर टूट गए तो ये एक फ्री हो गया, तो ये एक अदर पार्ट हो गया बॉडी के, और ये फिर अलग पार्ट हो गया बॉडी का। क्या वो एक तरह से बोल सकते हैं ना, कटिंग टेंडेंसी है फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अगर ये मेटल का ऑब्जेक्ट रहा तो एक तरह से इसको कट कर दिया, पेपर रहा शीट, तो उसको एक तरह से कट कर दिया, तो दो पार्ट में ये हो गया, इसीलिए इसको कटिंग टेंडेंसी भी हम लोग बोल सकते हैं। टेंडेंसी मीन्स टेंड करता है कट करने का। ठीक है, और शेयर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कटिंग के लिए लाने का। ठीक है, तो हम लोग ये पार्ट समझ गए हैं, होप ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट बताना, फिर फर्दर हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इरेज नहीं करते हैं, समझने की ज़्यादा सही होगा। तो हम लोग का शेयर पार्ट आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, स्ट्रेस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस समझने के लिए हम लोग चलो ऑब्जेक्ट देखते हैं। आई थिंक कि ये वाला लेक्चर मुझे दो पार्ट में करना होगा, ताकि हाँ, ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियोस ना हो। छोटे वीडियोस में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग का पेशेंस लेवल होता है कि ज़्यादा बड़ा हो गया आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। ये हम लोग सिलेंडर का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ब्रेक करते हैं यहाँ से, तो इसको हम लोग आगे दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये फर्दर कैसा हम लोग को दिखेगा। तो ये नीचे देखते हैं हम लोग, और बड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। अच्छा, क्या समझ में आएगा।
तो इसको 2x में भी आप लोग करके देख सकते हैं, जब तक ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक किए हैं बीच में, ताकि होता क्या है अंडरस्टैंड कर पाए कि एक्चुअली होता क्या है। तो हम लोग एक फोर्स यहाँ पे ऐसा लगाते हैं, से बनाए गए एरो हेड्स भी बनाते ज़्यादा बेहतर है। ये पी फोर्स यहाँ लगा है और दूसरा फोर्स हम लोग यहाँ लगाए, ठीक है, और वही फोर्स यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये फोर्स इसमें लगा और इसको ब्रेक किए, यहाँ पे हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ठीक है, तो फिर होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे पी फोर्स लगाए। ठीक है, तो पी फोर्स लगाए तो इस दोनों में स्ट्रेचिंग होता है। और एग्जैक्टली अंदर में होता क्या है कि ये वाले फोर्स से कोई भी सेक्शन पे हम लोग काटते रहे, ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, कोई भी सेक्शन पे हम लोग काट के देखते हैं। तो होता क्या है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस सेक्शन पे, सेम चीज अदर सेक्शन पे भी होता है। ठीक है, तो ये जैसे पी फोर्स यहाँ लगा है, ठीक है, तो सेम फोर्स यहाँ पे लगेगा, इसका यहाँ लगेगा, इसका यहाँ लगेगा, इसका यहाँ लगेगा। जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये फोर्स ऐसे लगाएगा, और ऐसे क्यों लगाएगा? क्योंकि ये सारे जो फोर्स है, ठीक है, ये सारे जो फोर्स है सिर्फ एजेस पे नहीं लगेगा, अंदर मॉलिक्यूल्स पे भी लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट जो इसके दूसरे साइड में एडजेसेंट बॉन्ड जो होगा, हर एक मॉलिक्यूल्स के पार्ट्स पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये फोर्स यहाँ लगा है, तो होता क्या है एग्जैक्टली कि ये वाले जो मॉलिक्यूल है, तो तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बीच का थोड़ा गायब कर देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल हो गया, उसको मान लेते हैं हम अल्फा। ठीक है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इसके एडजेसेंट साइड्स में जो होंगे उसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। ठीक है, तो इस वाले एटम का जॉइन इस वाले से बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो
जब ये फोर्स इस साइड में लगेगा, ठीक है, जो हम लोग पी से लगा रहे हैं उस साइड में फोर्स, तो ये मॉलिक्यूल भी है, इससे ज्वाइंट है, तो बोलेगा कि भाई अकेले जा कहाँ रहे हो इधर, ठीक है। तो फर्दर ये क्या करेगा, दूसरा ये इसकी तरफ रजिस्ट करेगा कि नहीं तुमको जाने नहीं देना है, तो इस बॉन्ड्स के थ्रू इसको रजिस्ट करेगा। सिमिलर वे में अल्फा डैश दूसरा मॉलिक्यूल है, जो कि दूसरा मॉलिक्यूल बीटा डैश ये अपोजिट में लगाएगा, यहाँ से ये इधर खींचेगा, तो ये वाला इधर खींचेगा। सिमिलर वे में यहाँ वाली जो है इस साइड वाले के साथ करेगा, यहाँ वाले है इस साइड के साथ करेगा, यहाँ वाला है इस साइड के साथ करेगा। तो क्या होगा, इस सरफेस में जितना भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसके एडजेसेंट साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स है उससे ज्वाइंट होगा बॉन्ड्स के थ्रू। तो हर एक जो मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट है बॉन्ड के थ्रू, वो रेजिस्ट करेगा कि हाँ अपने एडजेसेंट वाले जो एटम्स है उसको जाने नहीं देना है, ठीक है। तो वही है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जब बाहर की तरफ खींचते हैं, तो इसको टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो टेंसाइल नेचर में इसको जो बाहर खींचता है, तो ये भी एक तरह से दूसरा टेंसाइल की तरफ खींचना स्टार्ट करता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो यही होता है स्ट्रेस में रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाइड, ठीक है। रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाइड, रेजिस्टेंस फोर्स हम लोग मिल गया, जो कि ये वाले रेजिस्ट कर रहे हैं इस टेंसाइल फोर्स को बाहर जाने में, तो ये वाला रेजिस्ट कर रहा है, तो ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गया, फोर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग का स्ट्रेस क्या होता है, डेफिनेशन होता है क्या है, द रेजिस्टिंग फोर्स resisting force applied on unit area, ठीक है। यूनिट एरिया में रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करता है। अब यूनिट एरिया क्या हो गया, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये तो थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इस सरफेस का ये ये यूनिट एरिया पे हम लोग बात करते हैं। तो इस वाले सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स मिले, एक यूनिट ले लेते हैं, वन यूनिट ये हो गया, ये वन यूनिट हो गया, तो टोटल मिला के वन यूनिट एरिया हो गया। तो हम लोगों को यही इसमें निकालना है, एक यूनिट एरिया पे जो भी रेजिस्टिंग फोर्स निकलता है, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग फर्दर इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये आता है हमारा, ठीक है। तो फॉर प्रूविंग हम लोग जाते हैं, तो चलो सिंबल्स हम लोग क्या क्या यूज करते हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये सिग्मा हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग जो फोर्स पी है, जो पी है उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, फोर्स, ठीक है। तो सिग्मा हो गया ये स्ट्रेस, और ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। तो अब हम लोग देखते हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट हम लोग देखे थे, ये रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और इधर बाहर की तरफ हो गया रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो
हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं, ये फर्दर ये वाली है डायग्राम जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो एक्सटर्नल फोर्स है पी, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, इजकल टू ये वाली फोर्स इसको बैलेंस कर दे रहा है, तो उसको इंटरनल फोर्स के बराबर बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, आ गया, यहाँ से देखते हैं हम। ठीक है। तो लेट करते हैं पी एक्सटर्नल फोर्स फॉर वन यूनिट एरिया। क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स इंटू वन यूनिट एरिया। ये हम लोग निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। और आप लोग को बता दूं कि अगर आप कुछ भी अगर पढ़ रहे हो, आप 11th 12th वाले को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो 9th 10th तक तो डिजिट्स में बात करते हैं, फिर 11th 12th पे आते हैं एबीसीडी में, सारा जो डेफिनेशन प्रूफ ये सारे आ जाते हैं एबीसीडी के फॉर्म में आते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन पे जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, फर्दर उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मुझे भी 11th 12th के टाइम में दिक्कत होता था, तो ग्रेजुएशन में आते आते मुझे भी लगने लगा नहीं, जो प्रूफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर देते हैं और क्वेश्चंस कहीं भी अटकने नहीं देते हैं। तो है, डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लोग ये बनाते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्वेश्चन से आप लोगों का दिमाग खुलता है कि जो भी पढ़ रहे हैं थ्योरी और फॉर्मूलाज वो सारे ये होते हैं, क्लियरिटी आते हैं, दूसरा याद भी होता है उससे, जिनको याद करने में दिक्कत होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि एक्सटर्नल फोर्स जो वन यूनिट के लिए अप्लाई किए हैं, तो इंटरनल फोर्स जो भी है वन यूनिट एरिया के लिए क्या होगा, सिग्मा इंटू वन। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, पी एक्सटर्नल फोर्स फॉर डी ए एरिया, डी ए एरिया फॉर वेरी स्मॉल एरिया, ये हमारा एरिया ले लेते हैं जो कि डी ए है। ठीक है। तो डी ए एरिया के लिए वही हो जाता है, क्या होता है फिर हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा, इंटू डी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स फॉर फॉर टोटल एरिया हमारा ये हो गया। ठीक है। टोटल एरिया ए, फॉर टोटल एरिया ए। अब ए एरिया, अब हम लोग 11th 12th में होंगे तो उन लोगों को इंटीग्रेशन से होगा ही फेमिलियर, कि अगर किसी भी चीज को छोटा से बड़ा करते हैं, एक तरह से एडिशन के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं छोटे छोटे चीजों को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे वही लगाते हैं, सिग्मा डी ए इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, पी इजकल टू सिग्मा डी ए इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हो गया हमारा क्या, जनरलाइज फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में हो गया, मतलब सब जगह यूज होता है। फिर फर्दर हम लोग इसका स्पेसिफिक जगह के लिए यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंडीशंस लगाते हैं। कौन सा कंडीशन लगेगा, तो इसके लिए वैलिड होगा। तो हम लोग इसमें कंडीशन क्या लगाते हैं, फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनल फोर्स, फॉर, देखो जहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया, ठीक है, वहां पे सिग्मा का वैल्यू कांस्टेंट आने लगता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो सिग्मा का वैल्यू
कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब हम इस पे बात करते हैं, ये कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे हम लोग इस पे बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग को रिजल्ट मिलता है, सिग्मा, ठीक है, विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो सिग्मा कांस्टेंट हो गया, तो जैसे हम लोग को पता है पी हमारा इंटीग्रेशन और सिग्मा डी ए हुआ। ठीक है, तो हमारा ये कांस्टेंट हुआ, हो गया सिग्मा। तो हम लोग ये कर सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर आ गए। ठीक है, फॉर एरिया ए के लिए हम लोग का क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू सिग्मा ए बोल रहे हैं। ठीक है, और यही हमारा फर्दर क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला जो है ऐसे आते हैं हम लोगों के पास। ठीक है, ये हो गया जनरलाइज फॉर्म। अप्लाइड फॉर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनल फोर्स के लिए भी ये वाला हम लोग को अप्लाइड होगा। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए क्या होगा, सिग्मा हो जाएगा कांस्टेंट हमारा। तो सिग्मा हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जब इंटीग्रेशन का बाहर आ गया, फिर उसके बाद फर्दर डीए को हम लोग इंटीग्रेट कर दिए तो हमारा एरिया आ गया। ठीक है, जब एरिया आ गया तो उसको फर्दर हम लोग, ये वाले को फर्दर हम लोग इसमें अरेंज कर दिए। तो हमारा सिग्मा का वैल्यू पी अपॉन ए आ गया। पी हो गया एक्सटर्नल फोर्स, और ये हो गया हमारा एरिया। तो यही होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो हम लोग स्ट्रेस के लिखते हैं। ठीक है, और हाँ, अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होता है, क्या होता है, क्या ये एक दिया हुआ है हमारा सेंट बेनेट के अ, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। तो सेंट बेनेट साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो उनके रिजल्ट पे बेस्ड है, तो उसको ये लो लिख लेते हैं। हाँ, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन है तो नोट्स के फॉर्म में क्या होगा, सेंट बेनेट, सेंट बेनेट gave result based on experiment that if axial load is applied on centroid of cross sectional area or cross sectional cross sectional area, ठीक है, then internal force, then internal force होता है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक्सटर्नल फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर, मुझे पढ़ा ही नहीं, थ्री डी, ये थ्री डायमेंशन नहीं है, थ्री डी डिस्टेंस। ठीक है, तो चलो ये थ्री डी डिस्टेंस क्या है वो भी डिस्कस कर लेता है। जैसे कि कोई एक रॉड हो गया, ठीक है, हमारा एक रॉड है। ठीक है, और हमारा यहाँ से यहाँ डी डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, एक डी, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा टू डी, यहाँ से यहाँ हो जाएगा
हमारा 3D। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये डी, ये डी, ये डी, ये डी क्या है? ये डायमीटर ऑफ द रॉड, यहाँ से यहाँ डायमीटर हो गया, तो ये टोटल थी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 3D हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो होता ये है कि यहाँ तक का डिस्टेंस कहीं भी हम लोग उठाएं, तो जो भी स्ट्रेस है, अगर हम लोग इसके सेंट्रॉइड पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग जो सेंट्रॉइड पे है ना, सेंटर पे, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा खींचाव वाला फोर्स लगेगा अगर बाहर की तरफ है। ठीक है। इधर ज्यादा होगा, फिर यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ पे कम होगा, एज पे और कम हो जाएगा, यहाँ कम होगा, यहाँ होगा। ये है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और भाई 3D डिस्टेंस के बाद क्या होता है? ये ऐसा हो जाता है, ऐसा। 3D डिस्टेंस के बाद ये ये आ जाता है हमारा। यूनिफॉर्म हो जाता है। यहाँ देखो, सारा एक बराबर हो जाता है। ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है। तो यही है कि कोई एक रॉड पे हम लोग बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो 3D डिस्टेंस तक यूनिफॉर्म नहीं रहता है। ठीक है। यूनिफॉर्म हम लोग को 3D डिस्टेंस के बाद मिलता है। यहाँ पे हम लोग जैसे रेडियस से ऊपर जाते जाएंगे रॉड से, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम, यहाँ पे डिक्रीज, फिर यहाँ बीच में मैक्सिमम और नीचे की तरफ डिक्रीज वैल्यूज जो होंगे। जैसे कि क्रॉस सेक्शन हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा, इस वाले में कम, इस वाले में और कम, इस वाले में और कम। ठीक है। ये साइड के क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है, जैसे ये वाला हो गया। इसको हम अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा रहेगा। ठीक है। सामने सबसे ज्यादा, फिर यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, ऐसे हो। ठीक है। ये किसने दिया था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे? सेंट बेनेट साहब ने। कौन? सेंट बेनेट साहब ने दिया। ठीक है। तो हम लोग ये टॉपिक अभी यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे, इसके शेयर निकालिए, शेयर स्ट्रेस हो गया, अब शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, उसके बाद स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, ये देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।